हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2004 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द डे आफ्टर टुमारो की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जैक हॉल और उसके दो साथियों फ्रैंक और जैसन को दिखाया जाता है। ये तीनों आर्कटिक में बर्फ के सैंपल लेने आए थे। ये बर्फ में ड्रिल करके सैंपल निकाल ही रहे थे कि अचानक वहाँ बर्फ में दरारें आने लगती है और बर्फ धंसना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पर बर्फ की एक लंबी, गहरी और चौड़ी खाई बन जाती है और उनका ड्रिलिंग मशीन हजारों मीटर गहरे खाई में गिर जाता है। इनके द्वारा लिया गया सैंपल दरार के उस पार होता है, जिसे जैक हॉल अपनी जान पर खेलकर वापस लाता है। अब कुछ दिनों के बाद न्यू दिल्ली में यूएन कॉन्फ्रेंस की ग्लोबल वार्मिंग पर मीटिंग होती है, जहां जैक भी जाता है। जैक कहता है कि हमारी धरती की बढ़ती हुई गर्मी ही हमें शीत युग की ओर धकेलने वाला है। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अगर आज हम नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत जल्द इनका शिकार होंगी। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस काम में अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, उसकी कीमत कौन चुकाएगा। जैक कहता है कि अगर हमने जल्द से जल्द कदम नहीं उठाया तो इसकी और भी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ जैक की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि इस काम में बहुत खर्च आने वाला था। अब कुछ दिनों के बाद अचानक हर जगह मौसम में बदलाव होने लगता है। समुद्र में तूफान आने लगती है, जगह जगह तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है और जापान में तो बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब जैक जब घर आता है तो घर आने पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा सैम एक एग्जाम में फेल हो गया है। क्योंकि जैक जानता है कि उसका बेटा बहुत होनहार है, इसलिए उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन सैम न्यूयॉर्क जा रहा होता है। जैक रास्ते में सैम से पूछता है कि तुम एग्जाम में फेल कैसे हो सकते हो, जबकि तुम बहुत होनहार हो। सैम कहता है कि सारे सवालों के जवाब मेरे दिमाग में थे, लेकिन मैंने उसे पेपर पर नहीं लिखा, इसलिए प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया। सैम न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में बैठता है। दरअसल न्यूयॉर्क में एक क्विज कंपटीशन है, जिसके लिए सैम अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। रास्ते में मौसम अचानक खराब होने लगता है और सैम का प्लेन तूफानों में फंस जाता है। सबको लगने लगता है कि ये उनका आखिरी सफर होगा, लेकिन सभी की किस्मत अच्छी होती है कि मौसम में सुधार आ जाता है और सभी सही सलामत न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी ट्रैफिक होता है, इसलिए सैम गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी वो आसमान की तरफ देखता है कि हजारों की संख्या में पक्षी कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि वो सभी को ये संदेश दे रहे हो कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वहीं हमें प्रोफेसर टेरी रैप्सन को दिखाया जाता है, जो एक ओशनोग्राफर है। मतलब ये समुद्र में होने वाले किसी भी हलचल पर ध्यान रखते हैं। ये न्यू दिल्ली में होने वाले यूएस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। वो रात को अचानक जैक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने न्यू दिल्ली में कहा था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ के पिघलने से समुद्र की लहरों पर उल्टा असर पड़ेगा, और अब लगता है वही हो रहा है। हमें अटलांटिक महासागर में 4 ऐसी जगहों की जानकारी मिली है जहाँ का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ चुका है। ये सुनकर जैक काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये हमारे जीते जी नहीं हो सकता था। इस तरह का परिवर्तन तो पिछले 10,000 सालों में भी नहीं हुआ। अब कुछ ही देर बाद न्यूज आने लगती है कि लॉस एंजलिस में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं और कई जगह पर बवंडर की चेतावनी दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कई जगहों पर बड़े बड़े बवंडर बन चुके हैं, जो हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। कई घंटों की तबाही के बाद हमें लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर जैक भी होता है। वो कहता है कि कल रात मुझे प्रोफेसर रैप्सन की कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं बदल चुकी है। ये धाराएं नमक और ताजे पानी के संतुलन पर निर्भर करती है, और किसी ने गौर नहीं किया कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से कितना सारा ताजा पानी समुद्र में मिल गया है, जिससे समुद्र में नमक की कमी हो गई है, जो इस मौसम परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है। इससे आगे हालात बदतर हो जाएंगे और मुझे लगता है कि मौसम में भयानक फेरबदल होने वाला है। जैक ये भी कहता है कि प्रोफेसर रैप्सन की टीम के पास कुछ जानकारियां हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं उन जानकारी को अपने प्राचीन यंत्र में डालकर आगे की मौसम की जानकारी प्राप्त करूं, जिस तरह मैंने पिछली बार अनुमान लगाया था। लेकिन जैक के बातों को इस बार भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। सभी को लगता है कि ये बस एक थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ कुछ लोग होते हैं जिन्हें जैक की बातों पर विश्वास होता है। अब ये सभी मिलकर रिसर्च करते हैं। रिसर्च कंप्लीट होने पर उन्हें पता चलता है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में मौसम बहुत खराब होने वाला है, जिससे जान माल की बहुत बड़ी हानि होगी। अब इस बात की जानकारी देने के लिए जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि आने वाले 6 से 8 हफ्तों में हालत बद से बदतर होने वाली है। हमें जल्द से जल्द शहरों को खाली करवाना
होगा। अगर हमने अभी ये नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये परिवर्तन अगले 100 सालों तक नहीं होने वाला है। जैक कहता है कि मैं गलत था। इस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस बार भी तुम गलत हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली अपने 3 हेलीकॉप्टरों से शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर बर्फीले बादलों में फंस जाता है। वहाँ हवा बिल्कुल नहीं होती और टेम्परेचर इतना कम होता है कि हेलीकॉप्टर हवा में ही जम जाता है और देखते ही देखते उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और सभी रॉयल फैमिली बर्फ के अंदर दफन हो जाते हैं। वहीं हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है, जहाँ जैक का बेटा सैम फंसा हुआ है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम अचानक खराब होने लगा है। हर तरफ पानी ही पानी है और जमीन के अंदर से भी पानी निकलने लगा है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आता है जो पूरे न्यूयॉर्क शहर को अपनी चपेट में ले लेता है और वहाँ जान माल की बहुत बड़ी हानि होती है। सैम किसी तरह खुद को और अपने दोस्तों को बचा लेता है और एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जिसने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा हुआ था। अपनी रिसर्च के दौरान जैक को पता चलता है कि दुनिया की 3 जगहों स्कॉटलैंड, उत्तरी कनाडा और साइबेरिया में बहुत बड़े साइक्लोन बनने वाले हैं जो आने वाले 48 घंटों में भयंकर रूप ले लेगा और 5 से 7 दिनों में सब खत्म हो जाएगा और जब ये तूफान शांत होगा हम शीत युग में पहुंच जाएंगे। जैक ये सारी रिपोर्ट प्रोफेसर जैक्सन को देता है और जैक प्रोफेसर जैक्सन से कहता है कि आप वहां से निकल जाइए क्योंकि आप उस साइक्लोन के रास्ते में हैं। जैक्सन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो जैक से कहता है कि तुम जितनी जानें बचा सकते हो बचा लो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जैक का बेटा सैम जो न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है वो अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जैक अपने बेटे से कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में हालत और भी बदतर होने वाले हैं। वहाँ बर्फीले तूफान चलेंगे और टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि लोग जम जाएंगे, इसलिए वहाँ जो कुछ भी मिले उसे जलाकर तुम अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करना। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सैम अपने डैड जैक से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है। जैक की बातें सुनकर जैक का दोस्त उसे कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि अगर तुम वहाँ गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। इस पर जैक उसे कहता है कि मैं पहले भी बर्फीली जगह पर जा चुका हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि ये वैसी जगह नहीं होगी। जैक की वाइफ भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम मुझे मत रोकना। अब जैक अपने बेटे को लाने के लिए जाने की तैयारी में लग जाता है। तभी वहाँ पर जैक का हेड आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी सारी रिसर्च को प्रशासन को समझानी होगी। इस पर जैक कहता है कि मैंने ये कोशिश पहले भी की है। जैक का हेड कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और वहाँ सभी से कहता है ये तूफान 7 से 10 दिनों तक चलेगा और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा और वहाँ शीत युग आ जाएगा। वहाँ बैठा एक ऑफिसर जैक से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैक कहता है कि हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए। हम जितना दक्षिण की ओर जाएंगे हमारे बचने की चांसेस उतनी ज्यादा होगी। वो पूछते हैं कि उत्तर में फंसे लोगों का क्या। इस पर जैक कहता है कि अफसोस की बात है कि उन्हें बचाना संभव नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकले तो ठंड के कारण मारे जाएंगे। उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जैक ये कहकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाना है। इधर प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं कि वो जैक के द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलेंगे। वो सेना को उत्तर की तरफ नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ सेना को भेजने पर और भी जाने जा सकती है और जितने भी लोगों को बचाया जा सकता है उन्हें दक्षिण की ओर जल्द से जल्द भेजा जाएगा। हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर जैक का बेटा सैम फंसा हुआ है। कुछ देर पहले जो शहर पानी में डूबा हुआ था वो पानी पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है और लोग उस शहर को खाली करके जाने लगते हैं। अब सैम के साथ जितने भी लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि वो लोग भी इस जगह को खाली करके यहाँ से चले जाएंगे और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन सैम सभी को वहाँ से बाहर निकलने से मना करता है और कहता है कि मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और लोग ठंड के कारण जमने लगेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से बाहर मत जाइए। लेकिन सैम की बात कोई नहीं मानता और सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब सैम के साथ उसके कुछ दोस्त वहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि सैम के पिता ने उससे कहा था कि वो उसे लेने आएंगे। ये लोग जिस बिल्डिंग में रुके थे वो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होता है। अब ये लोग खुद को गर्म करने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स को जलाने लगते हैं। सैम का एक दोस्त रेडियो पर न्यूज सुनता है और वो सैम से कहता है कि पूरा यूरोप 15 फीट बर्फ के नीचे दब चुका है और यहाँ की भी हालत वैसी ही होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड यहाँ तक आ पाएंगे। लेकिन सैम को अपने डैड पर पूरा विश्वास होता है और वो कहता है मेरे डैड यहाँ तक जरूर आएंगे। वहीं हमें सैम
सैम को दिखाया जाता है जो अपने दो दोस्त फ्रैंक और जैसन के साथ अपने बेटे सैम को लेने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता है। तभी उनकी गाड़ी बर्फ की परत से टकरा जाती है और वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती। फिर ये तीनों अपना सफर पैदल शुरू करते हैं। बर्फ की परत इतनी मोटी होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसके नीचे दब चुकी होती है। ये तीनों अपने जरूरी सामान के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक बिल्डिंग का कांच टूटता है और ये लोग एक एक करके बिल्डिंग के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जैक बर्फ में अपना हुक फंसा देता है और सभी को नीचे गिरने से रोक लेता है। लेकिन उनका सामान वाला बैग नीचे गिर जाता है। अब ये लोग बिना किसी जरूरी सामान के आगे बढ़ते हैं। अब मौसम विभाग ये जानकारी देता है कि अगले कुछ ही घंटों में बर्फीला चक्रवात न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सैम की एक फ्रेंड जिसका नाम लारा है, जिससे वो प्यार करता है, उसके पैर में चोट आई हुई है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। अगर जल्द से जल्द दवा नहीं दी गई तो उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तभी उन सभी को लाइब्रेरी के बाहर वो शिप दिखाई देती है जो कुछ देर पहले पानी में यहाँ आया था, लेकिन बर्फ जमने के कारण वो वहीं अटक गया। सैम कहता है कि हमें सारा के लिए मेडिसिन उस शिप में जरूर मिल जाएगा। अब सैम अपने दो दोस्तों के साथ उस शिप में सारा के लिए मेडिसिन लेने जाता है। उसे वहाँ मेडिसिन मिल भी जाता है, लेकिन तभी उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं जो जू से भागकर आए हुए थे। लेकिन ये लोग किसी तरह शिप से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वो बर्फीला तूफान पूरे न्यूयॉर्क शहर को घेर चुका है और उस तूफान की चपेट में आकर हर चीज जमने लगता है। लेकिन सैम किसी तरह अपने दोस्तों के साथ उस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और वहाँ की किताबों को जलाकर उस जगह को गर्म रखने की कोशिश करता है। वहीं हमें सैम के डैड को दिखाया जाता है जो उस तूफान की चपेट में आने ही वाले थे कि तभी वो एक जगह पर अपने दोस्त के साथ रुक जाते हैं और किसी तरह खुद को बचाते हैं। और जब तूफान रुकता है तो वो फिर अपने बेटे के लिए उसी लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ उनका बेटा सैम फंसा हुआ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि जितने भी लोग न्यूयॉर्क से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो रास्ते में ही मारे जा चुके हैं। अब जैक और उसका दोस्त रात गुजारने के लिए एक जगह टेंट लगाते हैं और जैक से उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मानव जाति का क्या होगा। मानव जाति पिछले शीत युग से भी बच निकली थी और इस बार भी वो आगे निकल जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा या नहीं। जैक के दोस्त को लगता है कि सैम जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन जैक उसे कहता है कि मैंने अपने बेटे से वादा किया था और मैं वो वादा निभाऊंगा। अब अगली सुबह जैक अपने दोस्त के साथ फिर से चलना शुरू करता है और वो लगातार चलते हुए उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जहां उसका बेटा फंसा हुआ है। वो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर जाता है वो देखता है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। एक पल के लिए तो जैक की धड़कन रुक जाती है, लेकिन उसे एक रूम दिखाई देता है जो लॉक है। जैसे ही जैक उस रूम को खोलता है वो देखता है कि वहाँ आग जल रही है और सैम अपने दोस्तों के साथ वहाँ सो रहा है। सैम जैसे ही अपने डैड को देखता है वो अपने डैड के गले लग जाता है और अपने डैड से कहता है कि मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। जैक अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने काम में वो इतना बिजी हो गया था कि वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए यहाँ तक आया था। ये देखकर सैम अपने सारे गिले शिकवे भुला देता है। अब कुछ देर बाद ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है जो जैक सहित सभी को वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो इसी तूफान में मारे जा चुके थे। अब प्रेसिडेंट दुनिया भर के बचे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम भूल गए थे कि हम कुदरत के अनमोल खजानों को बेदर्दी से खर्च करते रहेंगे और कुदरत हमें सजा नहीं देगी, लेकिन हम गलत थे, मैं गलत था। आज तक हम जिन देशों को कमजोर देश कहते आ रहे थे वो देश इस मुश्किल घड़ी में हमें शरण दे रहे हैं और हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं और हम ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मूवी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि अगर हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो प्रकृति किसी को भी नहीं बख्शेगा और प्रकृति के उस विकराल रूप से हमारा सामना होगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।